आज हम बात करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। क्या? मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और किसी न किसी रूप में इसके ऊपर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को इस रूप में समझाएंगे जिससे कि इससे बाहर एक भी प्रश्न ना बन पाए। तो ध्यान दें, क्या है आज? मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि राजनीति विज्ञान के ऊपर प्रतिदिन हमारी एक वीडियो अवश्य अपलोड होगी। क्या कह रहा हूं मैं? प्रतिदिन एक वीडियो अवश्य अपलोड करेंगे, क्योंकि अब हमारा मूल लक्ष्य यही है कि राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रत्येक अवधारणा को, राजनीतिक विचारकों के विचारों को हम ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, क्या मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में मैकियावेली ने राज्य के बारे में किसी भी रूप में कोई सिद्धांत की बात नहीं की है। ना तो मैकियावेली राज्य की उत्पत्ति के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना ही मैकियावेली राज्य के स्वरूप के बारे में ऐसी कोई बातें लिख रहे हैं। कहने का मूल तात्पर्य यह है कि मैकियावेली ने राज्य से संबंधित सिद्धांतों के बारे में कुछ नहीं कहा है, बल्कि वास्तविक रूप में मैकियावेली के द्वारा तो एक शासक को क्या कुछ करना चाहिए, अर्थात व्यवहार में एक शासक को अपनी नीतियों का निर्माण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकियावेली के द्वारा तो राज्य के सिद्धांत नहीं दिए गए, बल्कि राज्य को संचालित करने के लिए, शासन को संचालित करने के लिए युक्तियां या राज्य कला का उल्लेख किया गया है। यह एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या? युक्तियां या राज्य कला का उल्लेख किया है। मतलब मैकियावेली ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत, इनकी पुस्तक का क्या नाम है महत्वपूर्ण? द प्रिंस, नरपति राजा के अंतर्गत वास्तविक रूप में एक शासक को अपने शासन का, राज व्यवस्था का संचालन करने के लिए किन किन युक्तियों अर्थात तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब मैकियावेली ने राज्य के सिद्धांत नहीं बताए, बल्कि शासन कला या राज्य कला के बारे में अपने विचार दिए हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो मैकियावेली किसकी बात कर रहे हैं? शासन संचालन या राज्य व्यवस्था के संचालन की युक्तियां या सूत्र या तरीके की बात करें। जैसे हमारे भारत में हम जब कौटिल्य का अध्ययन करते हैं तो कौटिल्य किताब चलती चाणक्य सूत्र। क्या? चाणक्य सूत्र, उसके अंतर्गत जो सूत्र बताए गए हैं राजनीति को संचालित करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर मैकियावेली ने भी वास्तविक रूप में एक शासक को राज व्यवस्था के संचालन के लिए किन किन युक्तियों का सहारा लेना चाहिए। इसका मतलब इनका संबंध किससे? राज्य कला या शासन कला या युक्तियों से है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहला इनका जो राज्य के बारे में विचार है वो है राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। ध्यान दीजिए, पुनः मैं कह रहा हूं कि मैकियावेली राज्य के सिद्धांतों की कोई बात नहीं करें, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में हम कहेंगे कि इन्होंने राज्य की उत्पत्ति प्रकृति के बारे में बतलाया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या करें? सबसे पहले तो देखेंगे राज्य की उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार मनुष्य का स्वभाव है। कैसा? अर्थात राज्य की उत्पत्ति का मूल आधार है व्यक्ति का आसुरी, क्या? व्यक्ति का आसुरी और स्वार्थी स्वभाव, अर्थात व्यक्तियों ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इन्होंने हॉब्स की तरह सामाजिक समझौता सिद्धांत तो नहीं दिया है, लेकिन हम यह तो कह सकते हैं कि इससे यह बात स्पष्ट होती है कि मैकियावेली राज्य को एक मानव कृत या कृत्रिम संस्था मान रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु की तरह इसको एक स्वाभाविक संस्था नहीं मानते हैं। किसको? राज्य को स्वाभाविक संस्था नहीं मानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? अर्थात राज्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है? राज्य की उत्पत्ति समझौते के परिणाम स्वरूप बता रहे हैं। हॉब्स की तरह ऐसा स्पष्ट कोई सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्यक्तियों ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो संस्था है वो कैसी है, मानव
कृत है। कैसी है? मानव कृत है, कृत्रिम संस्था है। तो राज्य की उत्पत्ति प्रकृति की बात हो गई है। दूसरा विचार क्या है इसका? राज्य के विस्तार की आवश्यकता। अर्थात यहाँ पर मैकियावेली मुख्यतः ये कहना चाह रहे हैं कि एक शासक को अपने राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए। ये बात भी ये व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर करें, क्योंकि मैकियावेली का कहना है कि जिस प्रकार से व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह वास्तव में एक पारे की तरह होता है। जैसे पारे का स्वभाव होता है कि वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही राज्य का भी धीरे धीरे विकास होते रहना चाहिए, उसकी सीमाओं में वृद्धि होते रहनी चाहिए। अर्थात यहाँ यह जो राज्य के विस्तार की बात कर रहे हैं ये व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर कहें। अर्थात इनका कहना है कि व्यक्ति का स्वभाव एक पारे की तरह होता है। इसकी तरह होता है, व्यक्ति का स्वभाव एक पारे की तरह होता है। किसने कही ये बात? मैकियावेली ने कही। अब राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार करते रहना चाहिए एक शासक को। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैकियावेली दो प्रकार के राज्य बता रहे हैं। क्या? दो प्रकार के राज्य बता रहे हैं, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य वो है जो लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार करता रहता है। अस्वस्थ राज्य वो है जो कि लगातार अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है। अर्थात मैकियावेली का कहना यह है कि जो राज्य लगातार संघर्षशील नहीं होता है, अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं करता है, वह राज्य समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे मैकियावेली राज्य के विस्तार की दृष्टि से राज्य कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। क्लियर? तीसरी बात देखिए, राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियां। ध्यान दें, मैकियावेली ने शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया है वह किसी न किसी रूप में अरस्तु से प्रभावित हुए हैं। हमने आपको ये बात एक बार बता भी दी है कि शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के संदर्भ में एक्विनास भी प्रभावित हुआ है, मैकियावेली भी प्रभावित हुआ है। आगे हम कितने विचारकों का अध्ययन करेंगे वो भी किसी न किसी रूप में अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण से प्रभावित हुए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब यह हुआ कि मैकियावेली ने शासन प्रणालियों के वर्गीकरण के संदर्भ में कोई मौलिक बातें नहीं बताई हैं। तो चलिए देखते हैं हम मैकियावेली शासन प्रणालियों का वर्गीकरण कैसे कर रहे हैं। कैसे करें? जैसे अरस्तु ने किया है। सबसे पहले इसके दो प्रकार बता रहे हैं, शुद्ध रूप और विकृत रूप। हमने आपको पहले बता दिया था कि आप पिछली वीडियो के अंतर्गत जब अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की बात की थी कि सबसे पहले तो देखें कि वह शासन जनता के हित में है या नहीं। जनता के हित में है, शुद्ध है। जनता के हित में नहीं है, विकृत है। क्लियर? अब शुद्ध शासन प्रणालियां मैकियावेली 3 बताई हैं और विकृत 3 बताई हैं। अरस्तु ने भी शुद्ध 3 बताई थी और विकृत 3 बतलाई थी। ठीक है? इसके लिए आप अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण से संबंधित वीडियो देखिएगा। तो शुद्ध प्रणाली कौन सी बता रहे हैं मैकियावेली? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध प्रजातंत्र। नोट कीजिएगा, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, वैध प्रजातंत्र, ये 3 शुद्ध हो गई। शुद्ध क्यों हो गई? क्योंकि मैकियावेली का कहना है कि ये जनहित में होती हैं। इनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वो जनहित के लिए बनाई जाती हैं। इनके स्वयं के स्वार्थ के लिए नीतियां, कानून, नियम नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए तीनों प्रणालियां क्या है? शुद्ध है, अच्छी है। ठीक है? अब 3 विकृत प्रणालियां बता रहे हैं। अर्थात विकृत क्यों है? इसलिए कि यहाँ जो शासक होता है वह शासन जनहित में नहीं करता है बल्कि अपने हित के लिए करता है। अपने हित के लिए नीतियां बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नीतियां बनाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार कौन से हो गए? मतलब विकृत शासन प्रणाली, तानाशाही 1, धनिक तंत्र 2, प्रजातंत्र 3। कितनी प्रणाली होगी? 3 शुद्ध, 3 विकृत। तो हमें कहीं अलग अंतर लगा?
अरस्तु ने इस तरीके से वर्गीकरण किया है, एक्विनास ने भी इसी तरीके से वर्गीकरण किया है, मैकियावेली भी इसी तरीके से वर्गीकरण कर रहे हैं। पर हाँ, यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे कि मैकियावेली यहाँ राजतंत्र और गणतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र के बारे में ज्यादा उल्लेख करते हैं। इनका कहना है कि जहां व्यक्ति ईमानदारों सहिष्णु हो वहां पर गणतंत्र अपनाया जाए, मगर जहां पर व्यक्ति स्वार्थियों अवसरवादियों धोखेबाजों वहां पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि ये बातें इन्होंने किससे सीखी हैं? शासक सीजर बोर्जिया से। किससे? शासक सीजर बोर्जिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो शासक सीजर बोर्जिया थे, इन्होंने अपने कौशल निरंकुशता, क्या कह रहा हूं, कौशल निरंकुशता से, चालबाजियों से बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की थी और इसलिए इन्होंने सीजर बोर्जिया को प्रेरणा रूप में स्वीकार करते अपनी पुस्तक द प्रिंस लिखी है। क्या लिखी है? द प्रिंस। तो द प्रिंस के अंतर्गत इन्होंने वास्तविक रूप में यही बताने का प्रयास किया है कि एक शासक को शासन व्यवस्था का संचालन करने में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर होगा ये? अगली बात आइएगा, संप्रभुता संबंधी विचार। ये बात सत्य है कि मैकियावेली ने जॉन ऑस्टिन की तरह संप्रभुता के बारे में स्पष्ट रूप में कोई सिद्धांत नहीं दिया है। यह सिद्धांत तो आगे चल करके जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। तो संप्रभुता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। विशेषकर आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, किसके द्वारा? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। परंतु फिर भी हम मैकियावेली के संप्रभुता संबंधी विचारों की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने शासक को शासन व्यवस्था के संचालन के संदर्भ में जो कुछ भी निर्देश दिए हैं, उस संबंध में जो भी विचार दिए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों में संप्रभुता के विचार बीज रूप में मौजूद है। क्योंकि मैकियावेली कह रहे हैं कि शासक को आंतरिक और बाहरी रूप में किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। अर्थात इनका कहना है कि शासक बाहरी और आंतरिक रूप में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, राज्य सर्वोच्च संगठन होगा। मूल तात्पर्य ये होगा कि शासक का जो आदेश है वही कानून है और ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, अन्य समुदाय इसके प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब आंतरिक और बाहरी रूप में यह सर्वोच्च होगा। तो आंतरिक और बाहरी रूप में सर्वोच्च है, यही तो संप्रभुता है। हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में मैकियावेली संप्रभुता की भी बातें कर रहे हैं। अगली बात, विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार। आप ध्यान दें, देखो संत थॉमस एक्विनास ने विधि के बारे में जब अपने विचार दिए, तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक्विनास के विधि संबंधी विचारों में कि उन्होंने कानूनों को 4 श्रेणी में विभाजित किया था, शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय और दैवीय। लेकिन यहाँ मैकियावेली दैवीय, क्या दैवीय प्राकृतिक विधि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये केवल एक ही विधि की चर्चा कर रहे हैं और वो मानवीय विधि है। अर्थात शासक के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वही विधि है। शासक के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं वही क्या है? विधि है। तो मैकियावेली केवल एक विधि की बात करें, मानवीय कानून की। किसकी? मानवीय कानून की। ये आपको ध्यान में रखना है। विधि निर्माता संबंधी विचार। अब यहाँ मैकियावेली का कहना है कि वास्तविक रूप में जो विधि निर्माता है, जो कानूनों को बनाने वाला है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए विधियों का निर्माण बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि प्लेटो की बात को स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर। ये किसके द्वारा? बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधि निर्माता न केवल राज्य का निर्माण करते हैं बल्कि समाज का भी निर्माण करते हैं। किसने की बात? मैकियावेली ने ध्यान रखेंगे। तो ये होगा विधि और विधि निर्माता संबंधी विचार। अगला आप ध्यान देंगे, राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य। क्या सबसे मूल बात अब ये समझिए, आपको ये 5 बातें होगी। छठी बात क्या है कि मैकियावेली ने राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य के बारे में क्या कहा है। यही तो मैकियावेली की राज्य कला है, स्टेट क्राफ्ट। यही तो क्या है? मैकियावेली की राज्य कला है। यही तो मैकियावेली की युक्तियां हैं। इसी के बारे में तो हम कहेंगे कि मैकियावेली ने
एक शासक को शासक के संचालन के लिए, एक शासक को शासन के संचालन के लिए, पुनः बोल रहा हूँ, एक शासक को शासन के संचालन के लिए क्या कुछ तरीके बताए, राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए क्या तरीके बताए, क्या युक्तियां बताई हैं। तो ये युक्तियां हैं, इन युक्तियों का अध्ययन करेंगे। क्या कि राजा के आचरण के बारे में इन्होंने कौन से सिद्धांतों को उल्लेख किया है, या शासक के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके बारे में इन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, क्या विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत उल्लेख किया है। और प्रिंस के 18वें अध्याय में इनका उल्लेख किया है, प्रिंस के 18वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है। किसका? एक शासक के क्या कर्तव्य हो, या राजा के आचरण के क्या सिद्धांत हो, या राजा के आचरण के क्या सिद्धांत हो। मतलब एक शासक शासन का संचालन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखे, इसका उल्लेख कहाँ किया है? प्रिंस के 18वें अध्याय में। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो पुस्तक द प्रिंस है मैकियावेली की, इसके अंतर्गत 26 अध्याय है। नोट कीजिएगा, कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय हैं और 3 भागों में विभाजित है। क्लियर? 3 भागों में विभाजित है 26 अध्याय। ये भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि राजा ने या मैकियावेली राजा के आचरण के बारे में क्या कुछ सिद्धांत बताए, या शासक क्या करते हुए बताए। नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण बात है, अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। मैकियावेली का कहना है कि राजा को ज्यादा से ज्यादा शक्ति का अर्जन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति का अर्जन करे, उसकी रक्षा करे, उसे लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि वास्तविक रूप में जब एक शासक शक्तिशाली नहीं होगा तो वह अपने राज्य की ठीक से सुरक्षा नहीं कर सकेगा। आधुनिक समय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में जैसा कि हंस बार्गेथन कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, अतः प्रत्येक राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति को ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैकियावेली ने भी एक शासक को ये निर्देश दिया है कि राजा को, शासक को लगातार अपनी शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। क्या? उसकी सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। दूसरा ध्यान दें, साम, दाम, दंड और भेद को अपनाना। यह मैकियावेली का कहना है, जैसा कि हमारे भारत के अंतर्गत नीति की 4 उपायों की चर्चा की गई है। मैं क्रम से बोलूंगा, साम, दाम, भेद, दंड। दंड का प्रयोग अंत में करना चाहिए। साम, दाम, भेद और दंड। तो यहाँ मैकियावेली का कहना है कि शासक को इन चारों नीतियों का एक साथ या एक एक करके उपयोग करना चाहिए, जिससे कि वह ठीक से अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। तीसरा, शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। देखो मैकियावेली का कहना यह है कि एक शासक में शेर जैसा साहस होना चाहिए और लोमड़ी जैसी चतुरता होनी चाहिए। मतलब एक राजा को लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए, चालबाज होना चाहिए, और शेर की तरह पराक्रमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए, जिससे कि शत्रु राज्य से भयभीत रहे। क्या? शत्रु राज्य से भयभीत रहे। अगला क्या है? ध्यान दें, क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। यहाँ पर मैकियावेली शासक को निर्देश दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि एक शासक को अपनी राज्य व्यवस्था के संचालन करने के लिए यदि क्रूरता की आवश्यकता पड़े, अत्याचार की आवश्यकता पड़े, तो अत्याचार का प्रयोग एक साथ करना चाहिए, टुकड़ों में, खंडों में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक साथ अत्याचार का प्रदर्शन किया जाता है तो इसका सदुपयोग है, और टुकड़ों में यदि अत्याचार का प्रयोग किया जाता है इसका दुरुपयोग है। इसलिए इनका कहना है कि यदि शासक को क्रूरता करनी है, अत्याचार करना, तो एक साथ करे। क्यों करे? क्योंकि जनता ये सोचने के लिए विवश हो जाएगी कि राजा के सामने, शासक के सामने कोई न कोई समस्या या संकट अवश्य है, इसलिए हमारे राजा के द्वारा ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अन्यथा हमारा राजा बहुत ज़्यादा सद्गुणी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और राजा के सामने कोई संकट है, इसलिए राजा के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। यदि एक साथ प्रदर्शन करेंगे तो जनता ये सोचने के लिए बाध्य हो जाएगी। अगला क्या है? राष्ट्रीय सेना का गठन। मैकियावेली ने शासक को सलाह दी है कि शासक को किराए की या भाड़े की सेना नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है। इसलिए जो सेना है
उसका स्थायी रूप में गठन किया जाना चाहिए। इसीलिए मैकियावेली कह रहे हैं कि शासक को राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना होती है और यह देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति लगा देंगे। अगला, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। मैकियावेली का कहना है कि शासक को कानूनों का कठोरतापूर्वक रूप में पालन करवाना चाहिए। कानूनों के पालन में किसी भी रूप में शिथिलता या उदारता को नहीं बरता जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन कराया जाएगा तो जनता ठीक से कानून का पालन करेगी। उनको भय रहेगा कि यदि हमने किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन किया तो हमें निश्चित रूप में दंड दिया जाएगा। और यदि एक शासक के द्वारा इसमें ढील दी गई अर्थात कानूनों का शिथिलता से पालन करवाया गया तो जनता में भय नहीं होगा। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा, आधुनिक समय में हम राष्ट्र राज्य के अंतर्गत देख सकते हैं कि कानूनों के पालन में कोताही बरती जाती है, शिथिलता बरती जाती है। इसी कारण अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं यहाँ आधुनिक विश्व को ये कहना चाहूँगा मैकियावेली के इस विचार के आधार पर कि वास्तव में कानूनों का तो कठोरतापूर्वक पालन होना ही चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अपराधों की संख्या बढ़ती रहेगी और अपराधी बेखौफ होकर समाज में घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इसका भय नहीं होगा। तो मैं विशेष कर ये कहना चाहूँगा, आज के हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे विशेष कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट को तो अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि कानून में या कानून के पालन में किसी भी रूप में शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। अगला क्या है? शासक का कर्तव्य या राजा के आचरण के सिद्धांत के बारे में क्या करें कि सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। मैकियावेली का कहना है कि वास्तविक शासक को प्रयास करना चाहिए कि उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि होती रहे। क्यों? क्योंकि यदि उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं होगी और जितनी शक्ति मौजूद है वो वहीं तक सीमित रहेगा तो बाहरी आक्रमण से वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। और यहाँ मैकियावेली का कहना ये भी है कि समय समय पर शासक को अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा, आज हमारे भारत की बात हम करें या अन्य राष्ट्रों की बात भी करें तो हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो हम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं वह दुनिया को दिखाई दे रहे हैं कि आज हम इतने शक्तिशाली हैं। हमसे यदि मुकाबला करें तो सोच समझ कर करें। तो यहाँ मैकियावेली क्या आपको गलत कह रहे हैं कि आधुनिक समय में हम इसका पालन नहीं करते हैं कि सैनिक शक्ति का विस्तार, क्या सैनिक शक्ति का विस्तार ही तो करते रहते हैं आज भी सभी राष्ट्र राज्य। कौन राष्ट्र राज्य ऐसा है जो अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार नहीं करता है? तो क्या आधुनिक समय में इस नीति को नहीं अपनाया जा रहा है? जी, अपनाया जा रहा है। तो मैकियावेली क्या कह रहे हैं कि सैनिक शक्ति का लगातार विस्तार करे शासक और युद्ध की स्थिति बनाए रखे। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में एक शासक यदि हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखेगा तो उस राज्य के अंतर्गत गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनमें एकता रहेगी। इसी के साथ में उन्हें हमेशा भय रहेगा कि शासक के सामने युद्ध की समस्या है, इसलिए वे एकजुट रहेंगे और एकजुट रहेंगे तो आंतरिक कलह या गृह युद्ध की स्थिति नहीं होगी। इसलिए मैकियावेली कह रहे हैं कि शासक को युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगली बात क्या है? ध्यान दें, आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। मैकियावेली का कहना है कि राजा या शासक का जो आचरण है, राजा शासक का जो आचरण है, ध्यान दें, राजा शासक का जो आचरण है वो भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं। इसका मतलब यहाँ ये होगा कि जो राजा है उसे भय और प्रेम युक्त व्यवहार करना चाहिए। परंतु यदि भय और प्रेम में एक को छोड़ना पड़े तो प्रेम को छोड़े, भय को ना छोड़े। इसी के साथ में उसका जो आचरण है वह घृणित नहीं होना चाहिए। ऐसा आचरण ना करे जनता उससे नफरत करने लग जाए। अगला क्या है? ध्यान दें, सम्मानपूर्ण आचरण। मैकियावेली का कहना है कि एक शासक को सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शासक को किसी भी रूप में महिलाओं के सतीत्व को भंग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में लोगों की संपत्ति को भी नहीं लूटना चाहिए। जैसा कि मैकियावेली ने कहा है कि चाहे आप लोगों की हत्या कर दें लेकिन उनकी संपत्ति को ना हड़पें। इसी के साथ में कह रहे हैं कि एक शासक को
महिलाओं के सतीत्व को भी भंग नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे चरित्रवान होना चाहिए। इसलिए 9वां जो कर्तव्य क्या बता रहे हैं कि सम्मानपूर्ण आचरण होना चाहिए। अगला क्या है, ध्यान देंगे, व्यापार और वाणिज्य का विकास। मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत शासक के आचरण के संदर्भ में कह रहे हैं कि शासक को व्यापार और वाणिज्य का लगातार विकास करना चाहिए, अर्थात विकास को प्रबल देना चाहिए, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं होगा तो राज्य का भी विकास नहीं होगा। लेकिन मैकियावेली का कहना है कि स्वयं शासक को व्यापार और वाणिज्य का कार्य नहीं करना चाहिए, जबकि आधुनिक समय में हम देखते हैं कि स्वयं शासक इस कार्य को करते हैं। मैकियावेली इस कार्य के लिए मना कर रहे हैं कि वो स्वयं ये कार्य ना करें, इस कार्य के ऊपर ध्यान दें, व्यापार वाणिज्य का विकास करवाएं, लेकिन स्वयं इस कार्य को ना करें। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला क्या है, मितव्ययता के साथ उदारता। मैकियावेली कहना है कि एक शासक को मितव्ययी होना चाहिए, अर्थात उसे ज्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, राजकोष को अनाप शनाप रूप में खर्च नहीं करना चाहिए, और उसका जो आचरण है उदारता पूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसे स्वयं को ऐशो आराम या दिखावे की जिंदगी नहीं देनी चाहिए। राजकोष का जो धन है उसे वास्तविक रूप में बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शासक को मितव्ययी होना चाहिए, शान शौकत द्वारा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो जनता के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हमारा शासक है हमारे धन को ही बिना मतलब बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अगला क्या है, कला और साहित्य में रुचि। मैकियावेली का कहना है कि शासक को प्रयास करना चाहिए कि कला और साहित्य का विकास हो। ये विकास तभी होगा जबकि जितने भी जो कलाकार और साहित्यकार हैं इनको समय समय पर पुरस्कृत किया जाए, इनको समय समय पर पुरस्कृत किया जाए। इसलिए यहाँ मैकियावेली शासक को बता रहे हैं कि शासक को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कला और साहित्य का विकास हो, कला और साहित्य का विकास हो। ध्यान देंगे। अगला क्या है, चापलूसों से दूर रहना। कितनी अच्छी बात है। मैकियावेली का कहना है कि शासक को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि शासक चापलूस रखेंगे तो चापलूस कभी भी राज्य शासन के सामने संकट पैदा कर सकते हैं। जबकि आधुनिक समय में हम देखते हैं कि जो हमारे शासक हैं वो इस बात को नहीं मान रहे हैं। हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि वास्तव में शासकों को चापलूसों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वो देश हित में कार्य नहीं करने देंगे, सत्य बात नहीं पता लगने देंगे। इसलिए मैं क्या कर रहे हैं कि शासक को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। अगला क्या है भाई, निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। मैकियावेली का कहना है कि शासक को प्रयास करना चाहिए कि देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति योग्य है, निपुण है, उन्हें समय समय पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ये राज व्यवस्था के अंतर्गत शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, कार्य है कि योग्य व्यक्तियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, निपुण व्यक्तियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। क्या आधुनिक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत ऐसा नहीं हो रहा है? यस, आधुनिक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत ऐसा हो रहा है। हम इस बात को दृढ़ विश्वास के साथ कह रहे हैं कि निपुण और योग्य व्यक्तियों की अनदेखी होती है। क्या? निपुण और योग्य व्यक्तियों की अनदेखी होती है। जबकि मैं क्या कह रहा है कि शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग्य और निपुण व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि आधुनिक समय में ऐसा हो रहा है, तो हम मैकियावेली की बात क्यों नहीं सीखते हैं? हम ये बात सीखनी चाहिए। और अंतिम है शक्ति संतुलन बनाए रखना। नोट करें, शक्ति संतुलन बनाए रखना। यहाँ मैकियावेली एक शासक को सलाह दे रहे हैं कि राजा को, शासक को ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको किसी भी रूप में अन्य राज्यों के साथ संधि में ना बांधने दें, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो शक्तिशाली होंगे, अर्थात
शासक को लगातार प्रयास करना चाहिए कि हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई अन्य राष्ट्र राज्य ना हो, हमसे टक्कर लेने वाला कोई अन्य राज्य ना हो। इसलिए हमेशा शासक को ध्यान रखना चाहिए कि शक्ति का संतुलन बना रहे। ये हो गया मैकियावेली के राजा के आचरण के सिद्धांत, राजा के आचरण के सिद्धांत या शासक के कर्तव्य। तो इन सब बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक थे। क्या थे? एक यथार्थवादी विचारक थे। और आधुनिक समय में हम ये देख सकते हैं कि चाहे राजनेता ये बात कहें कि हमारे द्वारा किसी रूप में अनैतिकता या चालबाजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम यदि सत्यता का पता लगाएं तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली के द्वारा जिन बातों का उल्लेख किया गया है, आधुनिक समय में शासक किसी न किसी रूप का प्रयोग अवश्य ही करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक थे। क्या थे? एक यथार्थवादी विचारक थे। ये हो गया मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो अभी तक जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सदस्यता नहीं ली है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।